नमस्कार। सुबह की सूरज की किरणें आपके लिए नई आस हो, आपका हर पल आपके लिए खास हो। हमारे दिल से निकलती है हर पल आपके लिए बस यही दुआ, कुछ ना हो पर खुशियाँ हमेशा आपके साथ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप हमें फ़ोन करते हैं, हमारे विशेषज्ञ होते हैं जो आपके सवालों के जवाब देते हैं। जी हाँ, तो आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है और हमें फ़ोन करने के लिए आप हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर नीचे भी दिया है 0755, ये हमारा एसटीडी कोड है। हमारा नंबर है 2660049, यहाँ ये हमारा फ़ोन नंबर है। हमारा निःशुल्क नंबर भी यानी टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए 1800-233-0040, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि हमारा आज का पंचांग क्या है। आज है विक्रम संवत 2080 की पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, यानी 8 जनवरी 2024, दिन है सोमवार का। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने कार्यक्रम का आरंभ तो कर ही चुके हैं और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। तो आज के इतिहास में हम आपको बताएंगे कि 8 जनवरी का दिन क्यों है खास। जी हाँ, आज 1947 में जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वहीं अगर बात 1963 की करी जाए तो लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन में प्रदर्शित किया गया था। बात अगर 1997 की जाए तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1884 में प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन का जन्म हुआ था। केशव चंद्र जी ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों की जब बात की जाती है तो दो बीघा जमीन, सुजाता, बंदनी, परिणीता फिल्म का जिक्र जरूर आता है। इन फिल्मों के निर्देशक विमल रॉय थे, जिनकी बनाई फिल्में आज भी दर्शकों की कसौटी पर खरी उतरती हैं। इस प्रतिभाशाली फिल्मकार का साथ भारतीय सिनेमा को लंबे समय तक नहीं मिल सका। कैंसर की वजह से 8 जनवरी 1966 में 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वहीं 1984 में पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का भी निधन हो गया था, उनको भी हमने खो दिया था। जी हाँ, और इसी तरह से ये था आज का इतिहास। और अब हम नज़र डालते हैं आज के हमारे विचार पर। कहते हैं आपका एक विचार हमारा पूरा दिन अच्छा कर देता है। हमारा आज का विचार है, जिस आदमी में आत्मविश्वास होता है वही दूसरों के विश्वास पर जीत हासिल कर सकता है। बिल्कुल, तो आप भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। निश्चित ही जीत आपके कदम ज़रूर चूमेगी। और अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की तरफ और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे आज का विषय है ईट राइट इंडिया अभियान, जिस विषय पर हमारे विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। दूसरा हमारा विषय है कृषि क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं। जी हाँ, ये हमारे आज के दो विषय हैं और हमारे विशेषज्ञों से भी हम आपका परिचय करवा देते हैं। तो ईट राइट इंडिया अभियान पर यहाँ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देवेंद्र कुमार दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल से। साथ ही हमारे विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से और आपसे हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं विषय पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, फ़ोन नंबर भी हमने आपको बता दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की तरफ और हमारे विशेषज्ञों से बात करते हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसा कि आपने बताया, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आखिर खाद्य सुरक्षा क्या है? पूर्वा जी, खाद्य सुरक्षा एक शब्द है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ शामिल होती हैं, जैसे प्रोविजंस और उसके साथ साथ
फूड को सेव करने के लिए फील्ड में क्या काम किया जाता है। सबसे पहले कोई एक सेक्टर पर अगर आपको नज़र रखनी है और उसको सुधार की तरफ लेके जाएं तो सबसे पहले कानून की आवश्यकता होती है। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य है सभी नागरिकों तक बिल्कुल सुरक्षित और हाइजीनिकली बेहतर खाना जो हम खाते हैं वो हमारे सभी लोगों तक पहुँचे, और उसके लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं FSCI के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी प्रयास नीचे के लेवल तक किए जाते हैं, जिसमें सभी का जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी को खाने पीने की जो चीज़ें मिले वो बिल्कुल साफ और सुरक्षित तरीके से मिले। जी, तो खाद्य सुरक्षा, वही हम बात करते हैं आपसे आशीष जी। जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को कि कृषि क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं, कृषि क्षेत्र जो है हमारा क्षेत्र है निसंकोच बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, भविष्य भी है और हमारे भारत की बहुत सारी अर्थव्यवस्था उन पर जो है वो टिकी हुई है। जी, तो हम जानना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र में जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो विषय है कि उसकी क्या संभावना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। कृषि क्षेत्र में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृषि के बिना भारत अधूरा है, क्योंकि हमारी जो जड़ें जमी हुई हैं वो कृषि से ही है। और जहाँ तक अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो कृषि क्षेत्र में अगर जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ कृषि क्षेत्र में चाहे वो हम अनुसंधान की बात करें जिसमें वैज्ञानिक के रूप में वो कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में कई कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां हैं, जिसमें एग्रोकेमिकल कंपनियां हैं, बीज की कंपनियां हैं, जिसमें कि बच्चे आकर अच्छा एक रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कृषि क्षेत्र में जाने के लिए बच्चों को जो है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT के माध्यम से बच्चों को मध्य प्रदेश में जो लगभग 14 महाविद्यालय हैं उसमें BSc एग्रीकल्चर की जो डिग्री होती है 4 ईयर कोर्स है वो करते हैं। इसके बाद MSc और PhD कर बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, SCDO, इस तरह की सारी जो क्षेत्र में आकर अच्छा जो है रोजगार सृजन कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि जब बच्चे बड़े होते हैं 10th के बाद अमूमन जो है एक सब्जेक्ट लिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में आने के लिए उनको क्या चुनना है? कृषि के क्षेत्र में बच्चे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट तो है जो कि 11th के बाद बच्चे ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे मैथ और बायो के हैं वो भी एग्रीकल्चर में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट तो दे ही सकते हैं। साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR भी जो है CUET के माध्यम से जो है एग्रीकल्चर की 71 यूनिवर्सिटी में 4 ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन मिलता है, जिसमें 15% सीटें जो है आरक्षित रहती हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि ICAR बच्चों के लिए पर मंथ 3000 रुपये स्कॉलरशिप भी प्रदान करता है। जी, अभी अर्चना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, भोपाल से अर्चना जी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। अर्चना जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि घरों के पौधों में कौन से कीटनाशक का प्रयोग करें, जैसे बच्चे भी हैं, जैसे वातावरण प्रदूषित ना हो। और जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अर्चना जी का। जी, मैंने इनका प्रश्न समझ गया हूँ। जी, देखिए अधिकतर देखने में मिल रहा है कि रासायनिक दवाओं जो का प्रयोग लगातार हो रहा है, और जिससे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। और यदि घरों की बात करें तो घरों में यदि कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जाए तो उससे जो है विपरीत प्रभाव तो पड़ता ही है। साथ में अगर फूल लगा रहे हैं, अगर सब्जियां लगा रहे हैं, जैसे किचन गार्डन में सब्जियां लगा रहे हैं, तो उस समय उन दवाओं का जो हानिकारक प्रभाव होता है वो फूल और फल और सब्जियों पर भी आता है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि कई जैविक जो है कीटनाशक दवाएं हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। घरों में नीम से बनी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च का काढ़ा प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में जैविक जो दवाएं हैं, ट्राइकोडर्मा है, अगर बीमारी लग रही तो ट्राइकोडर्मा विरिडी
4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से वातावरण स्वच्छ साफ रहेगा। और सबसे बड़ी बात है हमारे लिए जो जैविक हम बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, उसकी अवधारणा भी तभी सफल होगी जब हम जैविक कीटनाशकों की तरफ जाएंगे। तो अर्चना जी, उम्मीद है कि आपको आपका जो प्रश्न का सवाल है वो जवाब है वो मिल गया होगा। देवेन जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसा कि कृषि और खाद्यान्न मतलब कहें तो दोनों एक दूसरे के पहलू ही हैं, क्योंकि खाद्यान्न ही तो कृषि से आता है। जैसे कि अभी अर्चना जी ने पूछा कि किस तरह से मतलब कीटनाशक या इस तरह के केमिकल है उसमें नहीं कर सकते हैं, हम खाद्यान्न में भी क्या कुछ ऐसे केमिकल्स फ्री या फूड के लिए या मानक कुछ जांच का कुछ इस तरह सा होता है कि निर्धारण होता है कि ये होना चाहिए, खाद्यान्न में मिलावट नहीं होना चाहिए, या स्ट्रीट फूड जब हम लगाते हैं उसका कुछ ऐसा? देखिए, एक्चुअली एग्रीकल्चर के ऊपर फूड सेफ्टी का कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ में एक सिस्टम है हमारे यहाँ फूड सेफ्टी में, फूड आर्टिकल्स को स्टैंडर्डाइज्ड करना। जब फूड आर्टिकल्स को स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है तो उसमें पैरामीटर्स होते हैं कि पर्टिकुलर जिसकी स्टैंडर्डाइजेशन की बात होती है। अब जैसे सिंपल से हम अगर बात करें कि गेहूँ, तो गेहूँ कृषि उत्पाद है और गेहूँ में क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए जिससे आप उस गेहूँ को सुरक्षित कह सकें। तो अब बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, लेकिन साथ साथ एक जो पैरामीटर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ है वो है पेस्टिसाइड रेसिडुअल कितना है, कौन कौन से पेस्टिसाइड अलाउड है और पेस्टिसाइड्स का जो अपर लिमिट है कितना, वहाँ पे उसकी परमिशन कितनी है। होता ये है कि क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए हम पेस्टिसाइड्स वगैरह, फंगीसाइड, बीडिसाइड्स जो होते हैं उनका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, और कई बार उसके जो ट्रेसेस होते हैं वो फूड आर्टिकल में जो हमें कंज्यूम करना है एक्चुअली उसमें आते हैं, और उससे लंबे समय तक हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। तो हमारे यहाँ बेंचमार्क सेट किया गया है कि कितना पेस्टिसाइड, कौन कौन से पेस्टिसाइड अलाउड है, साथ में उनका कितना एक लेवल अलाउ है, जिससे हमारा जो खान पान का जो चीज़ होती है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि हमारे टेबल पे जो कुछ भी खाने की चीज़ें आती है वो सब की सभी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी खेत से आती हैं, और जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं उसमें अगर हर एक चीज़ में पेस्टिसाइड ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली वो हमारे शरीर में जब जाएगा तो हमारे ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, और वो प्रभाव ना पड़े इसलिए इसको रोकना, इसको चेक करना, इसका एक लिमिट सेट करना ज़रूरी है, जो कि फूड सेफ्टी एक्ट में किया गया है। जी देवेन जी, जैसा कि आपने बताया इस मानक स्तर के बारे में, हम अक्सर देखते हैं कि कभी कभी सुनाई देता है कि कभी मावे में मिलावट की खबरें हमारे पास आती हैं, कभी खाद्यान्न में आती हैं, इस तरह से। अब आप लोग तो एक्सपर्ट रहते हैं, विशेषज्ञ रहते हैं जो इस चीज़ की जांच कर सकते हैं, लेकिन आम नागरिक उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं कि ये शुद्ध है या नहीं है? हम भी एक्चुअली आम नागरिक जैसे ही हैं इस मामले में, क्योंकि नेकेड आई से किसी चीज़ में कितना एडल्ट्रेशन है ये तुरंत के तुरंत पता लगा पाना, इस बात को महसूस कर पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे, कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस हैं उसके बेसिस पे थोड़ी बहुत जानकारी प्राइमरी फेसी जिसको हम कहते हैं प्राथमिक रूप से हमको मिल सकती है। बहुत छोटे मोटे टेस्ट भी होते हैं, जैसे स्टार्च मिलाया जा सकता है, स्टार्च जैसे कॉर्न स्टार्च हो गया, या आलू को मैश करके इन चीज़ों में जैसे घी में मिलाया जा सकता है या मावे में मिलाया जा सकता है। आयोडीन टेस्ट होता है, टिंचर आयोडीन सभी जगह पे मिल जाती है, बहुत आसानी से घरों में भी होता है, मेडिकल के स्टोर्स में भी होता है। तो ये आयोडीन का एक बूंद भी अगर आप जिस भी फूड आर्टिकल में स्टार्च है, अगर उसमें एक बूंद, एक सिंगल ड्रॉप भी अगर डालें आयोडीन की, तो एक वॉयलेट कलर का आता है, वॉयलेट ब्लू कलर का आता है। तो ऐसे कुछ सिंपल से टेस्ट हैं, और इन सब चीज़ों को जैसे एक डार्ट करके हमारे पास एक बुक है, उस बुक में हम तो केवल जैसे मावे की बात कर रहे हैं, मसालों के सेक्टर में भी बहुत मिलावट होती है। इन सभी चीज़ों को समराइज़ करके एक बुक है DRT डार्ट करके, वो नेट से डाउनलोड किया जा सकता है, और उसमें देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों का टेस्ट हम बहुत आसान तरीके से घर पे ही कर सकते हैं।
बिल्कुल दर्शकों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मैं चाहूँगी एक बार आप पुनः उस बुक का नाम बताएं जिससे हमारे दर्शक जो है डाउनलोड करके और ये चीज़ें पता कर सकते हैं। हाँ, आप बुक को डाउनलोड करने का बहुत आसान तरीका है। गूगल में आप सर्च कर लें मैजिक बॉक्स FSSAI, उसमें FSSAI का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, बहुत सारे आप सजेशन आ जाएंगे, उसमें FSSAI का जो वेबसाइट है उससे ये बुक आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छी बुक इसलिए है वो क्योंकि बहुत सारे फूड आर्टिकल्स के बारे में जो प्राइमरी टेस्ट है जो हम घर पे कर सकते हैं या फिर बहुत आसान केमिकल से कर सकते हैं। जैसे हमने कहा टिंचर आयोडीन, ये अपने आप में एक केमिकल है जो कि हमारे घर पे ही होता है। तो ऐसे बहुत जो सुलभ केमिकल्स हैं उनके साथ हम टेस्ट कर सकते हैं, उनकी समराइज किया हुआ, इसलिए कि बहुत अच्छी बुक है। जी बढ़िया। बात की जाए आशीष जी आपसे, हम बात कर रहे थे कृषि के क्षेत्र में भविष्य के बारे में। आजकल युवा कृषि की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं और कई जगह तो ऐसे उदाहरण भी देखने को आए हैं कि बाहर से पढ़कर लोग यहाँ भारत में आकर कृषि पर काम कर रहे हैं और अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। उसका क्या कारण है? देखिए जी, सीधी बात है कि बिना भोजन के इंसान चल नहीं सकता। और आजकल जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो जब अवेयरनेस आ रही है तो एक चीज़ जो निकल कर आ रही है कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे क्वालिटी पर जोर दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक भोजन, तो ऑर्गेनिक फूड की उपलब्धता कैसे की जाए, तो इसमें काफ़ी संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। कैसे अगर गेहूँ है तो गेहूँ में रासायनिक दवाओं, चाहे उर्वरक की बात करें चाहे कीटनाशकों की बात करें, इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम जो है बीमारियों के रूप में देखने को मिल रहा है। लगातार कैंसर है, किडनी की कई प्रकार की जो बीमारियां आ रही हैं जिसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक जो एक उत्पाद की है ये बहुत बड़ा जो है मार्केट है, इंडिया में ही नहीं है पूरे विश्व में है, जिसकी डिमांड बढ़ रही है। इस तरीके से कृषि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अवसर निकल कर आ रहे हैं। चाहे हम उद्यानिकी की बात करें, उद्यानिकी में जो है ऑर्गेनिक उत्पाद हैं, आपको ताज्जुब होगा कि हमारे देश में 3% क्षेत्र पर सब्जियां होती है लेकिन 14% जो है कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लगातार जो है कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल, जी हम इस पे जी अवेयर बिल्कुल बात करेंगे। तो जैविक उत्पादों के क्षेत्र में युवा आगे बढ़कर काफी प्रगति कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अभी आशीष जी हमारे साथ हमारे अभिषेक रघुवंशी जी गंज बासौदा से जुड़ गए हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। जी बताइए। नमस्कार सर। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी वर्तमान में जरूरत क्यों पड़ रही है? जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, जिसमें कि प्रकृति से प्राप्त जो उत्पाद हैं उसी का इस्तेमाल करके खेती करना। जैसे कि अगर बात करें कि जो जैविक खादें हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, गोबर की खाद की बात करें, वर्मी कंपोस्ट की बात करें, इनका प्रयोग करना, उसमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना, ये नया कॉन्सेप्ट है। इसमें प्रोडक्शन जरूर कम होता है लेकिन धीरे धीरे करके मिट्टी की जब संरचना सुधरती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है और जो उत्पाद मिलेगा वो जैविक उत्पाद होता है जिससे कि उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, इसीलिए उसको प्राकृतिक खेती कहा जी। तो अभिषेक जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा और आप अधिक जानकारी के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन भी आता है, आप उसको भी देख सकते हैं। देवेंद्र जी हम बात कर रहे थे खाद्यान्न की। जैसे कहते हैं कि कई लोग जब रोज़गार नहीं होता या आगे बढ़ना चाहते हैं तो खाद्यान्न की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। छोटे छोटे ठेले खोल लेंगे या फूड का बिजनेस डालेंगे, स्ट्रीट पे डालेंगे। क्या इनके लिए कुछ नियम भी होते हैं या लाइसेंस लेना पड़ता है या कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न के बिजनेस में या व्यवसाय में आ सकता है? देखिए, फूड बिजनेस में आने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है फूड सेफ्टी लाइसेंस की। सभी अपने बिजनेस के उनके टर्नओवर के बेसिस पे लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। छोटा बिजनेस करते हैं, जैसे आपने कहा क्या स्ट्रीट फूड का कोई एक ठेला खोला है, ऐसे में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। प्रक्रिया बहुत आसान है, केवल 100 रुपये साल की उसमें फीस होती है। FSSAI का वेबसाइट है फॉस्कोस, उससे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही कि आप
कानूनी प्रक्रिया है जिसमें लाइसेंस लेना है, लेकिन इसमें ये है कि प्रोविजंस क्या है। जी। तो प्रोविजन जो मेन प्रोविजंस हैं वो हाइजीन प्रैक्टिसेस को लेकर है। आपका जहाँ पे भी खोमचा आप लगा रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, ध्यान में रखें कि साफ सुथरी जगह पे हो। बहुत बार ऐसे होता है कि जगह की अनुपलब्धता होती है, ऐसा नहीं है कि सभी को बिल्कुल साफ सुथरी जगह मिल जाए। रोड साइड में नालियाँ, ये बहुत आम बात है कि नालियाँ वगैरह होती हैं, तो जहाँ भी जगह मिल जाती है वहाँ लगा लिया जाए। ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है और कानून में ऐसा किसी को छूट नहीं दी है कि गंदी जगहों पे रखे। साथ में जो प्रैक्टिसेस होते हैं हमारे, कार्ट आपका साफ सुथरा हो, तो एक जो है हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है, क्योंकि देखा जाता है कि टेस्ट तो अच्छा आ जाता है ऐसे खोमचों में, लेकिन स्वच्छता थोड़ी सी स्वच्छता, हाँ वो बिल्कुल स्वच्छता हमेशा ज़्यादातर मामलों में खराब होता है। इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश ये भी कर रही है कि क्लीन स्ट्रीट फूड हब डेवलप किए जाए, इससे क्लस्टर्स डेवलप किए जाएं जहाँ पे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट खुद बना कर दे दे, और वहाँ पे जो सबसे अच्छे जिनको जो पॉपुलर फूड है, जो ठेले हैं, वो वहाँ पे आएँ और उनको एक कंटिन्यूअस हम सपोर्ट प्रोवाइड करें, जैसे रनिंग वाटर, पानी हमेशा रहे, नालियाँ साफ सुथरी रहें, ढकी हुई नालियाँ रहें। साथ में इस बात का ध्यान में रखें कि बीच बीच में ट्रेनिंग्स उनकी होती रहे, क्योंकि ट्रेनिंग करा के लोगों को ये जानकारी देना कि आपको अच्छे काम क्या कर रहे हैं, डूज क्या है आपके, डोंट्स क्या है, कौन कौन से काम आपने कई बार देखा है आपके द्वारा जो अभियान चलाए जाते हैं, ग्लव्स भी पहनना, सिर पर टोपी भी लगाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, बहुत सारी समझाइश भी दी जाती है उनको। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। विभाग की तरफ से भी बीच बीच में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। साथ में एफएससीआई ने एक फास्टिक ट्रेनिंग करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। केवल स्ट्रीट फूड हब की बात नहीं है कि एक बड़े कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वाले हैंडलर्स हैं, रिटेल हैं, कैटरिंग बिजनेस में जुड़े हुए लोग हैं, सभी वो फास्टिक ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि फास्टिक ट्रेनिंग में एक तरह से इस तरह से मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है। जैसे हम खाना पीना बनाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको हम उसके कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, हम कहीं से आटा लेकर आते हैं, कहीं मसाला लेकर आते हैं, कहीं तेल लेकर आते हैं, वो उनको खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना है। उनकी क्वालिटी जो होती है, कई बार पैकिंग पे से हमें समझ में आती है कि इस तरह का पैकेट है, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी या बुरी होगी। उसके बाद इन सामानों को जब हम लेकर आते हैं, उसका रखरखाव कैसे किया जाए, उनको यूज़ कैसे किया जाए। नमक, हम कहते हैं आयोडाइज्ड नमक यूज़ करना चाहिए, लेकिन खुले डिब्बों में हम आयोडाइज्ड नमक को रख देते हैं, तो ऐसे में जो आयोडीन होता है वो इवेपोरेट होता है, गायब हो जाता है, तो हमें उस आयोडीन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर हम आयोडीन नमक ले रहे हैं तो आयोडीन हमारे शरीर में आना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग के बाद जो हम आप लोग जब सिखाते हैं तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं क्या प्रोसेस? हाँ बिल्कुल, अगर हमने फास्टिक ट्रेनिंग में इनरोल किया है और ये हमें ट्रेनिंग हमारी हुई है, तो फास्टिक ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट मिलता है जो एफएससीआई दिल्ली से इशू होता है, और ये ज्ञान के रूप में बहुत अच्छा है। मैं ये मानता हूँ कि आप सर्टिफिकेट पे ना भी जाएं, लेकिन कम से कम आपको वो जो नॉलेज उस ट्रेनिंग के दौरान आपको मिला है, वो नॉलेज आपको हमेशा आपके साथ रहेगा, और अगर आप उसका ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा हाइजीनिक फूड ऑफर कर पाएंगे। जी अभी हमारे साथ सुनील जी हैं विदिशा से। सुनील जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, थैंक यू। जी नमस्ते जी, बताइए। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अभी AG BSc 4th ईयर में हूँ, तो मुझे UG कंप्लीट होने के बाद मैं किस सेक्टर की ओर जाऊँ जिससे कि मेरा भविष्य सुनिश्चित हो सके, या मैं PG करूँ तो किस सब्जेक्ट से करूँ? जी बताइए हमें विशेष। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, अभी आपने बताया कि आप BSc फाइनल ईयर में, इसके बाद आप MSc भी कर सकते हैं, और MSc में काफ़ी ब्रांचेज होती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एग्रोनॉमी, जिसको सस्य विज्ञान बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, ये जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। और इन सारी ब्रांच में जो है भविष्य में अगर आप रिसर्च की तरफ जाते हैं तो इसमें रिसर्च के लिए आपको PG तो करना ही होगी, साथ में PhD करना होगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कहें तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ICR से आप जो IARI से PG कर सकते हैं, पंतनगर से आप PG कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है और राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है। इसके बाद भी जो है अगर रायपुर की बात करें नज़दीकी, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। अगर आप JRF के थ्रू PG करने जाते हैं तो वहाँ एक सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि आपको 12,000 रुपये
पर मंथ एक स्कॉलरशिप जो है स्टाइफंड है वो मिलता है। तो किसी भी ब्रांच में यदि आप करेंगे, यदि आप में टैलेंट है और अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपका भविष्य उज्ज्वल है। तो और मैं साथ में एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे प्राइवेट में जाना चाहते हो, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, शायद सभी ने बायर कंपनी का नाम सुना होगा, यूपीएल इंडियन कंपनी है, जिसमें बच्चों को जो है ब्रांच में मतलब सेल्स ऑफिसर से लेकर रीजनल मैनेजर तक की जॉब ऑफर होती है जी। यानी मास्टर डिग्री के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं सुनील जी, और आप अपना भविष्य इस क्षेत्र में अच्छे से बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सुनील जी ने पूछा करियर के लिए, आशीष जी हमारे कई बच्चे ऐसे हैं या कई किसान ऐसे हैं, डिग्री नहीं होती है लेकिन ज़मीन है उनके पास और खेती के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आ सकते हैं? देखिए अभी जो है या कोई ट्रेनिंग वगैरह चाहे तो कैसे ले सकते हैं? भारत सरकार ने एग्रीकल्चर क्षेत्र में काफ़ी स्कीम्स प्रमोट कर रहा है और इसमें ये चाहता है कि देखिए एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लोगों को रोजगार देने की काफ़ी प्रबल संभावना है, क्योंकि अगर कोई किसान खेती करता है तो उसमें लेबर की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि खेती का काम बिना लेबर के संभव नहीं है। तो भारत सरकार ने जो युवा हैं जो कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस एक जो है कोर्स है, इसकी जो है 45 दिन का कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। भोपाल में भी 3 संस्थाएं हैं जो कि इस कोर्स को चला रही हैं। बच्चे जो 12th पास आउट बच्चे हैं उसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं, और जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर हैं वो भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 45 दिन के कोर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं या खेती को उन्नत तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है। उसके पश्चात उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिससे कि बैंक के माध्यम से उनको सब्सिडी भी जो है प्रोवाइड की जाती है, मतलब लोन भी मिलता है। इस तरह से वो कृषि क्षेत्र में चाहे वो मुर्गी पालन करें, चाहे नर्सरी की बात करें, बहुत सारे काम करके अच्छा रोजगार सृजन कर सकते हैं और लोगों को रोजगार दे भी सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देवेन जी, हम बात करते हैं ईट राइट इंडिया मूवमेंट। हम जानना चाहेंगे आखिर ये मूवमेंट क्या है और कितना आवश्यक है? देखिए, खाद्य सुरक्षा जो मैंने कहा है कि एक बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें फूड सेफ्टी है, इसको इंश्योर करने के लिए प्रोविजंस तो हैं, गवर्नमेंट सेटअप भी है जो काम करते हैं। और जो एक बड़ा कॉमन शब्द है मिलावट। मिलावट को अगर हम केवल मिलावट पर ही फोकस ना करके टोटलिटी में समग्रता में हम ये देखें कि खाद्य सुरक्षित कैसे रहे। कई बार होता ये है कि मिलावट नहीं करने के बाद भी खाद्य सुरक्षित नहीं रह पाता। जी। तो ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, सोच कैसे बनाई जाए कि सुरक्षित खाद्य भी एक महत्वपूर्ण विषय है। उसके लिए एफएससीआई ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट एक तरह से इनिशिएट किया और अब ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। इसमें यह है कि क्या आम जन के बीच में या साथ में जो फूड ऑफर कर रहे हैं उनके बीच में भी सुरक्षित खाद्य के लिए हम चेतना पैदा कर सकते हैं, और क्या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे तैयार करें जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाए। और हमारा जो जिस तरह से ये हम देख रहे हैं कि दर्शकों को दिखा रहे हैं स्कूलों में जिस तरह से मूवमेंट चलाया जा रहा है, तो ये भी ईट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से है। एग्जैक्टली, ईट राइट इंडिया मूवमेंट के बीच में कुछ कॉम्पिटिशन्स डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में भी कॉम्पिटिशन रखा जाता है। तो उसमें जैसे हम बच्चों के बीच में भी जाकर कुछ प्रोग्राम्स हम लॉन्च करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स जो होती हैं वो इसमें स्वतंत्र हैं कि आप अपने तरह से कैसे अवेयरनेस के प्रोग्राम चला सके। तो आप जो विजुअल्स कुछ जो देख रहे हैं, जो फोटोग्राफ्स, ये कुछ हमारे भोपाल में ही कुछ जो चलाए गए प्रोग्राम है, केयरिंग ऑफ फ्यूचर जैसे ऐसे। इसमें बच्चों के बीच में जाके उनको ये बताना कि अगर उनको मिलावट का सामना करना पड़ता है तो वो शिकायत असल में कहाँ कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा विषय होता है कि हमें पता चला कि कोई पैकेट हमें गलत बेच दिया गया, कहीं एक्सपायर्ड पैकेट बेच दिया गया, या हम जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ पे गंदगी से खाना बनाया जा रहा है, क्वालिटी उस खाने की खराब है। अब क्योंकि वो बच्चे हैं, हो सकता है उनको ये पता ना हो कि हमें शिकायत कहाँ पे करनी है, तो उनको ये बताना ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम बीच बीच में ऐसे प्रोग्राम चलाते रहते हैं। और देखिए, एक चीज़ होता है कि दुकानों की जांच करना, ऐसी दुकानों में मिलावटी सामान पकड़ना,
उसको प्रोसिक्यूट करा देना, ये तो सब विभाग का और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कर्तव्य है ही, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस लोगों तक लेकर जाना, जागरूक ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो हम अवेयरनेस फैलाने के लिए और स्टेक होल्डर्स के बीच में जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज फ्लोट करते हैं और वो अप्लाई कराते हैं, ये सब कुल मिलाकर एक तरह से ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट है। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप जागरूकता के लिए लोगों को बताते हैं किस तरह से कंप्लेन करनी है, क्या कोई डेडिकेटेडली कोई वेबसाइट या ऐसा नंबर है देवेंद्र जी जो हम अपने दर्शकों को दे सकते हैं, ताकि जब उनको आवश्यक लगे या उनको कहीं ऐसा दिखाई दे तो वो जो है अपनी शिकायत कर सकते हैं? देखिए, विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश में जो एक नंबर है वो है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये 2665036। भोपाल के कोड के साथ इसको अगर देखें तो 0755 2665036 ये कंप्लेंट नंबर है, आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ में कई बार क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अगर अपने अपने नंबर ये पब्लिक के बीच में रखते हैं तो कई बार कंफ्यूजन होता है और लोग नंबर भूल जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा नंबर है 181। सभी मुझे लगता है कि अवेयर हैं और हमारा डिपार्टमेंट भी हेल्पलाइन नंबर है 181। ये सीएम हेल्पलाइन है और इसके माध्यम से हमें बहुत शिकायतें प्राप्त होती हैं। और अगर किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी आपको किसी शिकायत की जानकारी देना है तो 181 को यूज़ किया जा सकता है। बहुत इफेक्टिवली ये काम करता है और हमारे पास से बहुत सारी शिकायतें प्राप्त होती हैं। और जैसे कि शिकायत आती है उसके बाद जो निराकरण की प्रोसेस होती है तो कितने दिन लगते हैं देवेंद्र जी, या कितने समय में हम निराकरण कर सकते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि शिकायतों की प्रकृति के हिसाब से समय अलग लगता है। जैसे कोई केवल गंदगी की शिकायत कर रहा है कि उसके दुकान में हम जाते हैं, वहाँ बहुत गंदगी से समोसे कचौड़ी बनाता है, तो ऐसी जो शिकायतें होती हैं ये 1 या 2 दिन में इनका निराकरण हो जाता है, क्योंकि इंस्पेक्शंस तुरंत हो जाते हैं। और ज़रूरत होती है तो हम कभी कभी दुकानों को हमें बंद करना पड़ता है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ता है, तो ऐसे भी किया जाता है। और अगर ऐसा लगता है कि गंदगी बहुत बड़े लेवल पे नहीं है और उसका सुधार किया जा सकता है, तो किसी के बिजनेस को बंद करना ये किसी शासन का उद्देश्य कभी नहीं होता। इसलिए उसमें सुधार कितने जल्दी कराया जा सकता है इस बात का प्रयास किया जाता है। तो सुधार सूचना पत्र एक तरीका है, वो इशू किया जाता है। और क्या क्या सुधार कराया जाना जरूरी है, जैसे नाली खुली है ढकना जरूरी है, ड्रेनेज सिस्टम आपको क्लियर कराना है वो जरूरी है, लोगों का जो प्रैक्टिसेस हैं वो सही नहीं है, या स्टोरेज कंडीशन सही नहीं है, या कॉकरोच वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को रिटर्न में देते हुए वो सुधार करा लिए जाते हैं। बिल्कुल, हम भी अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी इस तरह की गतिविधियां कहीं दिखाई देती है तो आप भी जो है निराकरण कर सकते हैं और स्वच्छता में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अभी वंदना जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू जी। थैंक यू जी बताइए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि किचन गार्डन में यदि हम बेल की सब्जी लगाते हैं तो उसके लिए गमला कितना बड़ा लेना है, कैसे कौन सी खाद डालनी है और कीटनाशक दवाइयाँ कौन सी डालनी है जिससे ज़्यादा फल वगैरह पैदा हो। जी आशीष जी। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए कि घर में अगर किचन गार्डन में अगर गमला ले रहे हैं या गार्डन में ही अगर लगा रहे हैं तो जहाँ तक कि गमले का साइज़ है वो 5 से 12 इंच साइज का, लेकिन उसमें एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि गमले के में छेद हो ताकि अतिरिक्त पानी उससे बाहर निकल जाए। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, गमला मिट्टी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, टेराकोटा का भी गमला आता है, किसी भी साइज का जो है गमला ले लें। इसमें खाद की बात है तो महत्वपूर्ण बात आती है कि इसका मिश्रण कैसे तैयार करें। इसमें ध्यान रखना होगा मिट्टी के साथ साथ उसमें कोकोपीट लेना होगा। इसके अलावा इसमें जो बर्मी कंपोस्ट है वो लेना होगी और साथ में गोबर लेना होगा। तो 20% कोकोपीट ले लें, 40% बर्मी ले लें और 40% जो गोबर की खाद का मिश्रण बनाकर उसमें डालें। इसके बाद जो है जहाँ तक अगर बेल वाली सब्जी लगाए तो उसमें ये ध्यान रखना है कि वो कहीं ना कहीं वो सब्जी जब लगाते हैं तो उसको खाने के लिए घर में उपयोग भी करेंगे, तो वहाँ जैविक कीटनाशकों में जो कि घर में बनाए जा सकते हैं, नीम का काढ़ा बनाकर आप डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें रस चूसक कीड़े सकिंग पेस्ट बोलते हैं वो लगते हैं। सफ़ेद मच्छर लग गया, कभी हरा मच्छर लग गया, कभी छोटे
छोटे कीड़े जैसे बिल्कुल बिल्कुल caterpillar सुनीता लगे। जी, बहुत सारी बातें हैं और वंदना जी आप ध्यान रख सकती हैं इन बातों का, और बहुत ही अच्छी जानकारी। जैसे कि हम बात कर रहे थे आपसे ईट इंडिया मूवमेंट्स की, जिस तरह की गतिविधियां आप संचालित करते हैं, क्या उनका वर्ग निर्धारित है? बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, कॉलेज पर किस तरह की गतिविधियां होती हैं? नहीं देखिए, ये जो हमारा ईट इंडिया मूवमेंट, अगर आप इसको बात करें, ये बिजनेस से रिलेटेड है। अब चूंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है तो मैच्योर लोग ही करेंगे, बड़े ही करेंगे, तो बच्चों पर तो इस तरह की चीज़ें हम नहीं कर सकते। हाँ, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, जी जी। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में विजिट करके। साथ में हमारे पास एक मूविंग एक लेबोरेटरी है, इसको MFTL कहते हैं, मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जिसमें हम हाउस होल्ड जो टिप्स को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, शामिल करके, और बच्चों को हम ये समझा सकते हैं कि आप घर में किस तरह से एडल्ट्रेशन को देख सकते हैं। तो बच्चों को हम ऐसे शामिल कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मूवमेंट है, ये जो बिजनेस है, उस बिजनेस में सुधार लाने के लिए ये चलाया जा रहा है। जी जी। जैसे आपका ईट राइट स्कूल अभियान के बारे में हम लोग, वो क्या था वो? हाँ देखिए, ईट राइट स्कूल एक ऐसा एक सर्टिफिकेशन है जिसमें ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाता है और सर्टिफाई किया जाता है जहां पर फूड सेफ्टी के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किचन चल रही है, और साथ में वहां के बच्चों को हम बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ करके फूड सेफ्टी की चीज़ों के बारे में उनको बताया होता है। हाँ। जैसे बच्चों को बहुत अगर आपको सिखाना है तो आप उनको इन्वॉल्व करें। आप उनको मान लीजिए आपने रंगोली बनवाने का या पेंटिंग कंपटीशन करा लिया, तो कोई विषय है, कोई टॉपिक है, उनके मन में उसको जगह कर जाए, उसके लिए आप उनसे ही कोई ना कोई अच्छी एक्टिविटीज कराएं। तो ये जो ईट राइट स्कूल सर्टिफिकेशन होता है, ये ऐसे स्कूल को चयनित किया जाता है जहाँ पर सबसे पहले तो किचन हो, और साथ साथ में वो किचन में अगर कोई कमियां हैं वो दूर करें। किचन बहुत अच्छे तरीके का होना चाहिए, सुरक्षित खान पान वहाँ पे बने। साथ साथ इवन बच्चों के मेनू तक में काम किया जाता है कि बच्चे जो टिफिन लेकर आ रहे हैं, वो टिफिन में कौन सी चीजें उनको लेकर आना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं लेकर आना चाहिए। जैसे आप देखते हैं जंक फूड को लोग कहते हैं कि जंक फूड नहीं ही लेना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि घर में बच्चे का कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको बार बार जंक फूड लाना भी पड़ता है, तो भी उसको इंकरेज किया जाता है कि ये जिन चीज़ों को अवॉइड करें, फ्रूट्स जैसी चीज़ों पे आ जाएं। और केवल मेनू साथ साथ अगर वो स्कूल ही खाना प्रोवाइड कराता है तो वहाँ के मेनू में सुधार करना। साथ में जैसे बच्चों को हाथ धोना चाहिए, तो वॉशिंग फैसिलिटीज हैं कि नहीं है, और बच्चों में ये भाव पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे देखते स्कूल में टीचर्स के सामने बच्चे हाथ धो रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारे पेरेंट्स के पीछे या फिर स्कूल के पीछे कहीं खाना खाते हैं, तो क्या खाना खाने के पहले हाथ वगैरह धोते हैं कि नहीं धोते? बिल्कुल सही बात है। हम जिस तरह का अन्न खाते हैं, कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और स्वास्थ्य तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट खाद्यान्न से ही होता है। हम बात कर रहे थे ईट राइट की, ईट राइट स्टेशंस, ईट राइट कैंपस, इस तरह के भी बहुत सारे जो हैं। हाँ देखिए, अलग अलग सेक्टर्स में उनको नाम दिया जाकर और उनको सर्टिफिकेशन कराना। हमारा उद्देश्य केवल है कि उस जगह पे जिस हम सेटअप की बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करें ईट राइट कैंपसेस की, ईट राइट कैंपसेस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कोई कॉलेज हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कोई ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है। इनमें जहाँ पे भी फूड प्रोवाइड कराया जाता है, तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर किचन में खाना बनाकर उनको डेस्क पे दे दिया गया या मैश में दे दिया गया, लेकिन इस बात का ध्यान में नहीं रखा जा रहा है कि किचन में किस तरह से खाना बन रहा है। तो हम ऐसी जगहों पे ऑडिट्स कराते हैं, वहाँ अगर कोई कमी होती है तो उस कमियों को दूर किया जाता है, और हम ये ध्यान में रखते हैं कि वहाँ पे हाइजीनिकली एकदम अच्छे तरीके से खाना बने। रॉ मटेरियल जो ये यूज़ कर रहे हैं वो सर्टिफाइड वेंडर से रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट हो, खरीदी हो, और उनको उसका रखरखाव बहुत अच्छे तरीके से हो। यानी ऐसे कैंपसेस में जहाँ पर फूड प्रोवाइड किया जाता है, खाने वाला ये बिल्कुल विश्वास के साथ खाना खाए कि मैं जो खाना खा रहा हूँ, मेरे प्लेट में जो खाने के लिए जो चीज़ें आई हुई हैं वो बिल्कुल हेल्दी है। ऐसे जो जगह होती है उसको ईट राइट कैंपस सर्टिफाई कराया जाता है। बिल्कुल। साथ में जैसे आपने कहा ईट राइट स्टेशन, तो ईट राइट स्टेशन जो हम बिल्कुल हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। देवेंद्र जी, अभी हमारे साथ अनिकेत जी जुड़ गए हैं। अनिकेत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी अनिकेत जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन था कि जो भारतीय कृषि है वो वर्तमान में मतलब जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है,
उसमें हम युवाओं की क्या भूमिका है? जी। प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है। देखिए, इस समय जो खेती में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे हम बात करें कि लोग रासायनिक खेती के पश्चात अब जैविक खेती में आ रहे हैं, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं युवा जो है खेती की ओर आकर्षित होकर जैविक खेती अपना सकते हैं। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस, इसमें जो खेती होती है ये पूरी की कंट्रोल कंडीशन में होती है, जहाँ की कीड़े बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। और साथ में सबसे बड़ी बात जो होती है कि जब कीट व्याधि कम लगती है तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी कम से कम होता है। और इसमें एक और सबसे बड़ी अच्छी बात, जैसे कि मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी देती है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से। अगर युवा ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस लगाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट की जो अलग अलग एजेंसी हैं वो सब्सिडी करती हैं और इससे इनको रोजगार के काफ़ी अवसर मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हम बात करते हैं कि क्वालिटी फूड मिलना चाहिए, वो एक आवश्यकता जो अब आगे आवश्यक है, तो उसकी आवश्यकता भी युवा पूरी कर सकते हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अवसर है, पर जो बदलती हुई खेती में काफ़ी अच्छी संभावनाएं इनके लिए हो सकती है। जी, तो अनिकेत जी, अब आपको अपना जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। जैसा कि बात करी आशीष जी ने कि किस तरह से युवा जो है उस तरफ खाद्यान्न की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्या यही बात हमारी इस फील्ड पर भी लागू होती है? तो किस तरह से देवेंद्र जी, अगर युवा चाहें या इसमें अपना करियर बनाना चाहें, इस फील्ड में आना चाहें, तो कैसे सहयोग दे सकते हैं, आ सकते हैं? देखिए, फूड सेक्टर लगातार चेंज होता रहता है। बाहर की जो फूड हैबिट्स होती हैं वो आती हैं, सोसाइटी धीरे धीरे नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करता है। तो हमने देखा होगा कि पहले जो हमारी फूड हैबिट्स थी वो अब धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। मार्केट जो ऑफ़र करता है वो धीरे धीरे बदलता है। अब जैसे एक बहुत अच्छा समय है कि अब मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। मिलेट्स वो अनाज, वो ऐसे अनाज होते हैं जो 40 साल के पहले, 50 साल के पहले भारत में बहुतायत में होता था और खाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे गेहूं और चावल के आने के बाद से ये फूड जो है वो काफ़ी पीछे चला गया। हाँ, मिलेट्स जो होते हैं जैसे कोदो, कुटकी, बाजरा, रागी, ज्वार, ऐसे है, ये काफ़ी हेल्दी बहुत होते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि टेस्ट वाइज इनके जो हम डिशेस बनाते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए होंगे, या फिर गेहूं और चावल की वर्सिटी ऐसी थी कि वो उससे बहुत सारे डिशेस बनाए जा सके, पॉपुलर डिशेस उससे बनते होंगे, तो उसके कारण ये कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। लेकिन अभी जब हम एक हेल्दी फूड की बात करते हैं तो मिलेट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। और चूंकि मिलेट्स, भारत जो है वो मिलेट्स के लिए घर जैसे का था, तो हम इसको वापस एक बार अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे वैसे मेला वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं। G20 में भी इस विषय को सम्मिलित किया गया था और काफी प्रमोट भी किया गया था मिलेट को लेकर, मिलेट्स ईयर को लेकर। जी बिल्कुल। 2023 को ईयर ऑफ द मिलेट्स के सेलिब्रेट किया गया, और उसमें एक ये चीज़ अच्छी हुई कि जितने भी कार्यक्रम होते थे, बड़े स्तर पे जो कार्यक्रम होते थे, उसमें मिलेट्स के डिशेस को वहाँ पे शामिल ज़रूर किया जाता था। साथ में बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, उन्होंने इस तरह से नीतियाँ भी बनाई हैं जिसमें सहायता की लोगों को लेकर भी, इस विषय को लेकर काफ़ी बढ़ावा दिया गया था। हाँ, कुछ बीजों को खरीदने में भी सब्सिडी वगैरह देना, फार्मर्स को ट्रेनिंग देना, इस तरह की भी प्लानिंग है। और उससे मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन होने के साथ साथ इसका मार्केट बनाना, अगर मार्केट नहीं होगा तो आप कितना सारा प्रोडक्ट बना के रख लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जी बिल्कुल। और मध्य प्रदेश की तो विशेषता भी मिलेट्स पर है, तो कह सकते हैं बिल्कुल। हाँ, इसलिए मिलेट्स को पब्लिक के बीच में उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना वो बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर आप स्वीकार्यता, मिलेट्स की स्वीकार्यता जनता में बढ़ेगी तो वो डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर उस डिमांड को पूरी भी करेगा। तो ये इसके लिए बहुत सारे मिलेट्स मेले भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं थ्रू आउट नेशन, पूरे के पूरे भारत में। और हमने एक चीज़ ये देखा है कि मिलेट्स के डिशेस बहुत टेस्टी बनते हैं। जी, कुकीज़ वगैरह से तो मार्केट पूरा का पूरा भर गया। मिलेट्स के बहुत सारे ऐसे डिशेस होते हैं। अभी देखने को आ रहे हैं, कोदो कुटकी के लड्डू हैं, उनके प्रोजेक्ट हैं, और इस तरह की कुछ चीज़ें जो नए आटे वगैरह भी उससे हो रहे हैं, ताकि लोग अवेयर हो रहे हैं उस तरफ, और काफ़ी प्रमोट भी किया जा रहा है। हाँ, और मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि एक फूड के सेक्टर में एक बिल्कुल नया एक हीरो जो है उसने एंट्री करी है, जो कि मिलेट्स हैं। बिल्कुल।
अगर बात की जाए देवेंद्र जी, जैसे हमारे आम नागरिक हैं, वो जब जाते हैं उन्हें ये नहीं पता रहता कि अगर हम कहीं से परचेज़ कर रहे हैं तो हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोगों को ये भी नहीं जानकारी रहती है कि हमें इसमें एक्सपायरी डेट देखनी है या नहीं देखनी है, या कहीं कहाँ देखी जाती है। हम चाहेंगे कि आप वो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे दर्शकों को बताएं, ऐसे टिप्स दें ताकि वो अवेयर रहें और जागरूक रहें। देखिए, खाने पीने की चीज़ों को खरीदने के लिए एक चीज़ आपके पास हमेशा, दो चीज़ें होना चाहिए इनफैक्ट। एक तो पैसे होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, साथ में आपका समय होना चाहिए जी। होता ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं या तो हम लिस्ट थमा देते हैं, दुकान वाले को हमने लिस्ट थमा दिया और वो शाम को जब हम घर जाएंगे तो हम उस सामान उठा के लेके चले जाएंगे, लेकिन हम उसको खरीदते समय हमने उस प्रोडक्ट को ये नहीं देखा कि वो कब उसको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसमें क्या लिखी हुई है। अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट में ये मैंडेटरी किया गया है, ये अनिवार्य है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा जाए, बेस्ट बिफोर लिखा जाए, या अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी डेट ज़्यादा अब लिखा जाता है, एक्सपायरी डेट लिखा जाए, तो ये कंज्यूमर के पढ़ने के लिए है। जी बिल्कुल। ये उसको हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें ये पता चले कि ये कंज्यूमेबल पीरियड में है कि नहीं है, इसकी क्वालिटी जो है वो अभी अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि बेस्ट बिफोर के बाद उसकी क्वालिटी कम होती है, एक्सपायरी डेट के बाद तो हमें बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। तो हमें दो तीन चीज़ें हैं मोटे मोटे तौर पे ज़रूर ही देखना चाहिए। सबसे पहला है कि उसको कब बनाया गया है, वो कब तक चलेगा, और उसके मैन्युफैक्चरर का नाम बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि नहीं लिखा। बहुत बार ऐसे होता है कि मैन्युफैक्चरर्स अपने आप को छुपाने के लिए एक बहुत छोटा सा कोई एड्रेस लिख देते हैं, दुकान का नाम लिख दिया और मध्य प्रदेश लिख दिया। अगर दुकान का नाम और मध्य प्रदेश लिखा है या केवल भोपाल ही लिखा हुआ है तो आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो ये कुछ हिंट्स हैं जिससे ये समझ में आता है कि उसकी क्वालिटी, उसको पता है, उसको विश्वास है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति अपने आप को छुपाना चाहता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि आप FSSAI नंबर एक लिखा होता है, FSSAI नंबर आप उसको अपने मोबाइल से ये चेक भी कर सकते हैं कि जो FSSAI नंबर है वो सही नंबर है कि नहीं है। जी बिल्कुल। और अगर सही नंबर उसमें दिया हुआ FSSAI का, तो आप उसके मैन्युफैक्चरर का नाम और मैन्युफैक्चरर का एड्रेस वेबसाइट से, फॉस्कोस करके एक वेबसाइट है, उसमें जाकर आप उसके मैन्युफैक्चरर को ट्रेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप ये विश्वास के साथ चीज़ों को खरीद सकते हैं। साथ साथ एक और है कि आप खुले मसाले कभी ना खरीदें, और खुले मसाले बेचना अपराध है। खुला तेल, ये इसको बेचा जाना अपराध है। पर अगर ऐसा कहीं हो रहा है और आपको ऐसे खुले मसाले और खुले तेल ऑफर किया जा रहा है बेचने के लिए, तो क्योंकि इसमें मिलावट की आशंका सबसे ज़्यादा है, बहुत आसान है किसी भी मसाले में और तेल में मिलावट करना, इसलिए शासन ने इसके विक्रय पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। तो अगर हम खरीदते हैं तो 50% चांसेस इस बात के हैं कि आपको मिलावटी सामान मिलेगा। इन सब छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान बिल्कुल दर्शकों, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स हमको देवेंद्र जी ने दिए हैं जिनका ध्यान रख सकते हैं हम, और अपना भी ख्याल रख सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। आशीष जी, जैसे हम बात कर रहे थे कृषि के क्षेत्र में, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं ताकि लोग उनका फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसी कुछ हम जानना चाहेंगे, क्या ऐसी योजनाएं हैं जिनका बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जैसे कि मैंने पहले ही भी बताया, एक जो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस कोर्स है, जो कि जो 12th पास आउट बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर से हैं या दूसरे डिसिप्लिन से, मैथ्स से हैं या बायो से हैं, वो उस कोर्स को 45 दिन का जो कोर्स है, जो कि पूरा का पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक तो वो सबसे जो है युवाओं के लिए सबसे कारगर योजना है, जिसको अपना कर बैंक से लोन लेकर वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जी। इसके अलावा जो लोग कृषि व्यवसाय में आना चाहते हैं और उनको है कि उनको कीटनाशक दवाएं या फर्टिलाइजर की कोई शॉप खोलना है, तो ऐसे युवा जो 10th पास आउट है, वो लोग जो है एक प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का भी योगदान रहता है। तो इसको देसी बोलते हैं। इसमें जो है एक वीक में एक क्लास होती है, और ये जो है कोर्स जो है 63 क्लास 63 वीक का एक कोर्स होता है, जिसको करके इनको लाइसेंस कृषि विभाग के द्वारा लाइसेंस मिलता है, और लाइसेंस लेकर ये अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कस्टम हायरिंग्स जो है सेंटर खोलने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि जो खेती है बिना मशीनरी के संभव नहीं है, तो
चूँकि हर किसान की बात नहीं होती, बस की नहीं होती कि वो बड़े बड़े जो कृषि यंत्र हैं वो खरीद सके, चाहे हम हार्वेस्टर की बात करें, ट्रैक्टर की बात करें, या हम और भी जो कृषि यंत्र हैं, सीड ड्रिल है, तो इसको जो है अपना सेंटर खोलकर इनको किराए पर दे सकते हैं। ये भी योजना है। साथ में उद्यानिकी विभाग द्वारा जो नेट हाउस, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के लिए काफ़ी सब्सिडी दे सकते हैं। और साथ में जो है, अगर मैं बात कहूँ, जो लोग यहाँ पोल्ट्री प्रोडक्शन पे आए, चाहे मुर्गी पालन है, फिशरीज है, तो ये जो है गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स हैं। कुछ बच्चे जो है अगर डेयरी में आना चाहते हैं तो डेयरी के लिए बहुत सारी स्कीम्स है, इसको अपनाकर अच्छा रोजगार सृजन भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। जी, तो कृषि जो है, कहते हैं कृषि में लोग आना चाहते हैं, क्या अपने और काम के साथ कृषि को अतिरिक्त आय का साधन भी लोग बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। खेती एक ऐसा मतलब जरिया है कि इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप खेती कर रहे हैं तो आप जो है दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। खेती और पशुपालन एक दूसरे से जुड़े हुए। जी बिल्कुल। खेती अगर किसान कर रहा है, साथ में पशुपालन कर रहा है, तो खेती की जो खाद चाहिए, गोबर की खाद चाहिए, वर्मी कंपोस्ट चाहिए, जैविक खाद चाहिए, ये जो है पशुपालन से मिलती है। साथ में जो दूध उत्पादन हो रहा है या एनिमल्स के लिए जो चारा चाहिए वो खेती से मिलता है। इस तरह से एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और साथ में जो लोग फूलों की खेती की तरफ आ रहे हैं, या जो लोग चाहते हैं कि मिलेट्स की तरफ आ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ मंडला है, झाबुआ है, जहाँ आदिवासी बेल्ट है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार इन स्कीम्स को प्रमोट कर रही है, जिससे कि उनकी आय बढ़ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर भी सुधार होगा। बिल्कुल, तो आप कृषि को अतिरिक्त आय का साधन बनाकर भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। देवेंद्र जी, बहुत सारे अभियानों पर हम चर्चा कर रहे थे खाद्यान्न विभाग के। नेशनल लेवल पर भी आज से थोड़ा नमक कम, आज से चीनी थोड़ा कम, इस तरह के बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में अभी किस तरह की गतिविधियाँ, अभियान जो संचालित किया जा रहा है? देखिए, मैंने ये कहा कि अवेयरनेस जनता के बीच में आए, ये बहुत ज़रूरी है। कानून अपना काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारी खुद की सोच बन गई तो फूड केवल और केवल हम बाहर कंज्यूम नहीं करते, अपने घर में भी खाते हैं। हमारी फूड हैबिट्स होती हैं, उसमें हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम हेल्दी हैबिट्स की तरफ जाएं हमेशा। जैसे हम कम ऑयली चीज़ें खाएं, या ऑयल हम जब घर में भी बनाते हैं तो उसमें जो सब्जियां भी हम बनाते हैं तो उसमें ऑयल को यूज़ कम से कम करें, क्योंकि ऑयल का एक्सेसिव यूज़ या ऑयल का या तो बार बार फ्राइंग करना, ऐसे में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है, और जिन जगहों पे इकट्ठा होता है वहाँ पे बीमारियों को भी आमंत्रण बहुत सारी समस्याएं हमें पैदा होती हैं। साथ में सॉल्ट हमें ये भी कम लेना है, शक्कर ये भी हमें कम लेना है। तो ये नेशनल लेवल पे इस तरह से कैंपेन है जिसमें नमक को, शक्कर को का जो उपयोग है उसको कम करने के लिए कहा जाता है। उसके लिए साइक्लोथॉन जैसी चीज़ों का भी किया गया। ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ चलती होती हैं। इवन आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो बहुत अच्छी वीडियोस इसके बारे में डले हुए हैं। साथ में हम अपने स्तर पर, जिला लेवल पर, स्टेट पर भी बहुत नई नई कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर हम आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन का एक कॉन्सेप्ट है दोने में दोना। जैसे खाने पीने की कोई भी चीज़ हम कहीं पर किसी को दोने में दोना, दोने में आप जो भी चीज़ हमें सर्व करें वो दोने में दें। ये एक बहुत अच्छा अभियान था, जिसमें होता ये है कि प्लास्टिक के डिस्पोजेबल्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये तो पर्यावरण के भी लिए भी गलत है, और अगर वो गर्म प्लास्टिक की चीज़ों में सर्व किया जाता है तो उसके कंटेमिनेशन, जो प्लास्टिक के जो चीज़ें होती है वो हमारे बिल्कुल हम चाहेंगे कि किस तरह से जनता की भागीदारी इस अभियान में हो सकती है और अपना योगदान दे सकते हैं। आप एक अच्छा संदेश भी दें और आप बताएं कि किस तरह से हम कनेक्ट रह सकते हैं। हाँ, देखिए, जनता को इसलिए इसकी चिंता करना चाहिए क्योंकि हम अपने और अपने परिवार के सेहत की चिंता कर रहे हैं। हमारे कहने पे अगर कोई बिल्कुल ना जाए, कोई इसमें समस्या नहीं है, लेकिन खुद आप देखें, अब तो इंटरनेट आपके पास इतना पावरफुल मीडियम है कि आप खुद पता कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको खाना चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, किन किन सिचुएशंस में खाना चाहिए, आप किस तरह की होटल्स में या ईटरीज में आपको खाना चाहिए, कैसे खोमचों में आपको खड़े होकर खाना चाहिए। ये बहुत सारा जो मटेरियल है वो नेट पे है, आप बस केयर करें। जी डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से युवा जो है इसमें आगे आए
और एक लाइन में हम जाएंगे, आप अपना संदेश दें। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में युवा अपना रोजगार के काफ़ी अवसर मिल सकते हैं। तो मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ेंगे तो प्रकृति आपको बहुत कुछ देगी। बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही बात है, अगर आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो प्रकृति भी आपको बहुत कुछ देगी। तो हमारे विशेषज्ञों ने बहुत अच्छी जानकारी आज इस कार्यक्रम में दी, और आप सभी को भी धन्यवाद जो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका। फिर मिलते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, और अभी इस कार्यक्रम से आप सभी को नमस्कार।